एक बार फिर स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। पहले ये चर्चा ज्यादा होती थी, अब थोड़ी खबर सी लगने लगी है या खबर जैसी बनने लगी है कि शरद पवार जी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। जिस पार्टी में से वो निकले थे उसी पार्टी में वो वापस जा सकते हैं। बड़े लंबे समय से ये सारी अटकलें चलती थी, बात हो रही है जब तक अजीत पवार जी जीवित थे, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी तोड़ी थी, तो ये था कि पहले ये दोनों धड़े जो हैं एक हो जाएंगे, फिर ये एनडीए में आ जाएंगे, इसी चर्चाएं चलती थी। लेकिन साथ साथ ये भी था कि शरद पवार जी का मन कांग्रेस में शायद ज़्यादा लगेगा। अब इसे नौबती क्यों आई कि वो अपनी जो पार्टी बनाई इतनी मेहनत से, उसको फिर वो मर्ज करने की बातें करने लगे। बात तो ये है, उसकी बात होगी। मैंने क्यों कहा कि अभी थोड़ी खबर सी लगने लगी है, इसके बारे में एक बड़ा बयान, स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से, विजय वडेट्टीवार। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हां, कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट के बीच विलय को लेकर दिल्ली में टॉप लेवल पर, हाईकमान के स्तर पर बातचीत चल रही है और बातचीत बड़ी एडवांस स्टेज पर चल रही है। और उनका यह कहना था कि विलय को लेकर जल्द ऐलान भी हो सकता है। तो जो लोग शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं, उनका ऐसा कहना था कांग्रेस के नेता का, तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा अगर, तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत होगी। हाईकमान के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है। और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। शब्दों में गौर कीजिए, ये चर्चा हाईकमान कर रही है, ये बात हो रही है। संजय राउत जी तो कहते ही रहते हैं, वो भी अभी उसी खेमे में हैं कि भाई मिल ही जाना चाहिए उनको, कांग्रेस पार्टी में वापस चले जाना चाहिए। आज वो बात कांग्रेस के नेता ने बड़े खुल करके कह दी। अभी समीर जी अंदर की बात बता दें कि ये काम क्या होने जा रहा है, या अभी बस अटकल ही माने इसको भी? नहीं, ये मतलब अब बातचीत शुरू हो गई है। पहले जिस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया था कि अजीत पवार के साथ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय की चर्चा लगभग फाइनल स्टेज पे थी और बीच में अचानक से अजीत पवार की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये कोशिश की गई कि सुनीता पवार के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो, बातचीत हो, लेकिन सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बन गई। बाद में राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि प्रफुल्ल पटेल ने उस विलय के लिए मुझे लगता है कि बहुत सहमति नहीं दी। और फिर शरद पवार को लगा कि अब राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कुछ महाराष्ट्र बचा नहीं है। जिस तरीके से लेकिन सर, अजीत पवार तो उनको एनडीए में लाना चाहते थे ना, अब कांग्रेस पार्टी में विलय में अचानक नहीं, ऐसा एनडीए का आने का नहीं था। उसके अंदर दोनों मर्ज हो रहे थे। कहा जा रहा था कि एक अलग, मतलब अपनी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करेंगे। ये शरद पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो एनडीए में किस स्थिति में नहीं जाएंगे। अजीत पवार उसके लिए सहमति जता रहे थे। इस बात का खंडन बाद में प्रफुल्ल पटेल ने और उनके जो दूसरे सुनील तटकरे, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम एनडीए के साथ ही रहने वाले थे। तो अब पवार साहब जाना चाहते हैं? पवार साहब एक्चुअली जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार के बहुत करीबी है, विधायक है, उनकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने ये इस बात की चर्चा शुरू की और कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र बने रहने के लिए अब बिना कांग्रेस के हमारे लिए रहना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए, शिवसेना बुरी तरीके से टूट गई है। अब जो महागठबंधन बना था कि भाई कांग्रेस से शरद पवार है और उद्धव ठाकरे मिलकर जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर, वो अब लगभग बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। तो जब उद्धव ठाकरे किसी तरीके से कोई कॉन्ट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है, तो अब लग रहा है कि दोनों कांग्रेस मर्ज हो जाए। पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, शरद पवार को लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस के साथ जाने पे अब सुनीता पवार साहब इसको कंसिडर कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में। उनके पास बहुत राजनीतिक समय नहीं है, तो करेंगे इस बात को। मैं इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं सकता, क्योंकि समीर जी विलय करवाते, मतलब जानकारी उन्हीं को रहती है कि किस तरह का विलय महाराष्ट्र में हो रहा है। शरद पवार जी बहुत, क्योंकि अब उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर भी हो गई है कि पार्टी वहाँ पर रही नहीं है और उनको सुप्रिया सुले का भविष्य भी मेन बात वो है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे मर्ज कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर भी रास्ता खुल जाए, मतलब उनको तो सुप्रिया सुले का भविष्य। कोई उदाहरण याद आता है आपको? पार्टी से तोड़कर निकले, अलग पार्टी बनाई, फिर वापस उस पार्टी में गए? हाँ, ये तो है ना। मतलब मैं तो इस तरह, मतलब किसी और बीजेपी तो उमा भारती ने किया, कल्याण सिंह येदियुरप्पा ने किया, कांग्रेस तक। और कांग्रेस के सारे उदाहरण हैं, नहीं बहुत उदाहरण है। नरेंद्र तिवारी हैं, वो लोग सारे, बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि जब नरसिम्हा राव के वक्त तो कांग्रेस इतनी टूट गई थी, फिर जब सोनिया जी आई तो वो सारे के सारे अलग अलग धड़े
वापस सर कांग्रेस एक में आ एक गए। अंतर है इसमें, लेकिन पवार- शरद पवार सीधे सोनिया गांधी के साथ झगड़े में आए, मतलब एक तरह एक से तो जब- वो और दूसरा, ये जितने उदाहरण हैं ये बाहर निकल के फेल हुए। शरद पवार तो कामयाब हुए, बाहर निकल के उनके उन्हें सक्सेसफुल पॉलिटिक्स की। आज नहीं, आज है ना। कहाँ पर आज कहाँ पर हैं? और वो कब सक्सेसफुल हुए? जब आए वो यहाँ पर, तब भी उन्होंने कांग्रेस का साथ ही लेकर बनाई। महाराष्ट्र में जब किया तो भी कांग्रेस के साथ आए। हाँ, जब NCP केंद्र में और भी- कांग्रेस ही बनाती केंद्र थी में सब भी जब कृषि मंत्री वो बने तो भी कांग्रेस के साथ ही बने। बिल्कुल। इसलिए मैं तो कई बार ये कहता हूँ, वैसे हो सकता है समीर साहब इससे नाराज हो कि जो आप उनको हिंदुस्तान की राजनीति का बड़े चाणक्य के तौर पे कहते हैं, मैं उनके लिए ओवर स्टेटमेंट के तौर पे छोड़ दिया सर, अब कहाँ कहते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना नहीं चलती। एक बयान आपको और सुना देता हूं, जैसा अभी समीर जी ने कहा कि लेकिन भाई एक चीज ऑपोजिशन बताइए। खेमा बड़ा कमजोर हो गया। शरद पवार को कांग्रेस से मिलने से उनको क्या फायदा होगा? उनके राजनीतिक जमीन को लेकर के मैं बात बताइए। कर रहा हूँ। यदि उनके सुप्रिया, उनकी अपनी बेटी का भविष्य वो चाहते हैं, आके राजनीतिक भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस का भविष्य तो पहले दिखाई देना चाहिए कि कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य है। और कांग्रेस का बहरहाल न महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है और न केंद्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है। मैं आगे की नहीं जान रहा कि कोई बहुत बड़ा कल मुद्दा बन जाए और कोई बहुत ऐसी चीजें आ जाए जी। जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बाहर कर दे 2029 के चुनाव में। तो न तो महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस, एक चीज देखिए, कांग्रेस जहां भी तीसरे नंबर पर फिसलती है फिर पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई स्टेट आप एग्जाम्पल सर महाराष्ट्र में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। देखिए, महाराष्ट्र में आज के दिन में है, महाराष्ट्र के में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में वो है ठीक क्या? है। वो नहीं लोकसभा है। में लेकिन ये और एनडीए में यूं नहीं जाना चाहते ना, ये तो चर्चाएं कई बार उठी हैं। अजीत पवार तो प्रयास, मुझे तो ये जानकारी थी वो ऐसा ही प्रयास कर रहे थे, समीर जी नहीं कह रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कल जाकर के यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ आते हैं तो हो सकता है वो केंद्र में मंत्री भी बन सके कहीं। है। अभी तो केंद्र में किसी और के मंत्री बनाने की बातें वहां चल रही हैं। वो आपने सुना बयान, कल खबर आई थी, हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था, सचिन अहीर जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर थे। अच्छा, ये एनसीपी से, शरद पवार की पार्टी से, उनकी पार्टी में गए थे, वहां से कल ये आ गए शिंदे साहब की हाँ, एकनाथ शिंदे के और इनको विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया। अच्छा, ये भी क्यों किया गया? सीधे एक आदमी को तोड़ के सीधे उपसभापति क्यों बनाया? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता उस पर। अगर आप सभापति या उपसभापति बना देते हैं तो एक भी आदमी टूट करके आ सकता है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, इसलिए वो पद इनको दिया गया। मजबूत आदमी थे, इन्होंने चुनाव लड़वाया और जितवाया था आदित्य ठाकरे को वर्ली से, मुंबई से। अब वो आ गए इधर। अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, अब वो क्या कहते हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये सब वही है ऑपरेशन फडणवीस, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन फडणवीस है। और कल उन्होंने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जो अब सत्र होगा विधानसभा का, ये बतौर मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का आखिरी सत्र होगा। अभी तो चल ही रहा है सत्र, चल रहा है ये तो उनका ये लास्ट सत्र है। इसके बाद हो सकता है आप उनको दिल्ली में देखें। ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अब मैं आपको खबर भी दे देता हूं, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति चुनाव में सचिन अहीर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उपसभापति विपक्ष ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया और निर्विरोध वो चुन लिए गए। कल ही एनडीए में शामिल हुए थे और निर्विरोध उनका जो है इलेक्शन जो है वो कामयाब हो गया। बाकी आपको बताएंगे त्रिपाठी जी। ऑपरेशन फडणवीस है कि टाइगर है? नहीं, मतलब जिस भाषा में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, ये तो मुझे ऑपरेशन आदित्य ठाकरे लग रहा है, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा सचिन अहीर के इधर आने के बाद उन्हीं की खतरे में। वो अब विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जिस तरह की महाराष्ट्र में राजनीति होती थी, तो यही सब तो छोटे छोटे ठिकाने थे ना, वही राणे, भुजबल, गवली, आहवाड़, यही सब तो ठिकाने हुआ करते थे, जिससे कोई कहता था कि अरे शरद पवार की राजनीति देखो, बाला साहब की राजनीति, यही तो थे ना, ये बड़े बड़े खंबे थे। वो सारे खंबे टूट गए। देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसी राजनीति कर दी, और उसमें हम देवेंद्र फडणवीस ही क्यों कहें,
फडणवीस शिंदे ने मिलकर ऐसी राजनीति कर दी है। भले उनका आपस में तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, दोनों ने मिलकर ऐसा कर दिया है कि और कोई अब लड़ाई लड़ने लायक बचा ही नहीं। खटपट है क्या शिंदे जी में फडणवीस जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जितना ऐसी ये कोई खटपट। जिस देखिए, स्पॉट लाइन को अगर ये उघाड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों चाहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री अब रह चुके हैं, एक है एक रहता है, तो वो वाला संघर्ष तो है, लेकिन दोनों को पता है कि हमारी जो क्या कहा जाता है ना कि रेड लाइन है, तो दोनों को अपनी रेड लाइन पता है। आदित्य ठाकरे ने कल एक बड़ा मजेदार बयान भी और दिया। वो रेड लाइन यहां है दिल्ली में, दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 में। अच्छा ठीक है। आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि भाई अब वो तो वर्ली के मजबूत आदमी थे, वो चले गए, तो आप अगला इलेक्शन वर्ली से लड़ेंगे? उन्होंने कहा मैं तो बनारस से भी लड़ लूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा है ये बढ़िया, मैं बनारस से भी चुनाव लड़ने के लिए ये तैयार बढ़िया, मतलब अभी से आशंका बढ़ गई, हारना ही तो बनारस लड़के रहो। केजरीवाल बनारस मुझे लड़के लगता देख चुके हैं ना। मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे की पूरी शिक्षा दीक्षा जो है वो संजय राउत की निगरानी में हुई है, और उसी प्रकार की वो राजनीति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राजनीति जो है ना, जमीन की राजनीति पर ये भी नहीं है। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, वो जमीन पर ज्यादा नहीं उतरते हैं। राजनीतिक दाई आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो भी आप कह लीजिए, शुद्ध शब्द बेहतर आपका उच्चारण आप है। लोग बड़े खतरनाक हैं, कहीं लेकिन के कहीं निकल जाते हैं आप लोग। मैं चलिए बस अगली एक खबर बात पर जा है रहा हूँ। कि जैसे नहीं, ये तो भारतीय होता जनता ही है। पार्टी सरकार के तौर पर, डेवलपमेंट के तौर पर गुजरात मॉडल चलाती है ना, ऐसे पॉलिटिक्स के तौर पर उसे बंगाल मॉडल चलाना चाहिए कि आप कहीं विपक्ष ना रहे, विपक्ष ही वॉकआउट कर जाए, विपक्ष वॉकआउट कर जाए जहाँ पे। हाँ, तो अब बंगाल बिल मॉडल पे। संसदीय राजनीति में बंगाल मॉडल चलाना चाहिए। पूर्वोत्तर मॉडल क्यों नहीं कहते? बंगाल चलिए तो सर अभी अगली आया। खबर बता रहा हूँ। देखिए है 2-3 और मजेदार खबरें हैं। कल जो है ऑपोजिशन के 23 दलों ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है एसआईआर पर। अब वो चिट्ठी जो है बड़ी गंभीर है। डीएमके भी है उसमें सर। जी गंभीर सर, वो तो अलग बात है कि उसमें डीएमके भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है ऑफिशियली। डीएमके और आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी उस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसमें 21 पार्टियां आई थी, इसमें 23 पार्टियों के सिग्नेचर हैं। मैंने क्यों कहा कि ये चिट्ठी बड़ी गंभीर है? इसमें चीफ जस्टिस की अंतरात्मा को क्या कहते हैं, आह्वान किया गया है। अब चीफ जस्टिस की अंतरात्मा का आह्वान अगर करना पड़े किसी को, तो मामला गंभीर है। इसका मतलब आपको उनके फैसले पर तो भरोसा नहीं है, तो अब आप आत्मा पे जा रहे हो कि प्लीज अपने कॉन्शियंस से कॉल लीजिए, ये काम देश में बड़ा गलत हो रहा है। तो ये वो चिट्ठी जो है वो लिखी गई है, और इस पर मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। राजीव राय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। जो बात चिट्ठी में अंग्रेजी में बड़ी सभ्य भाषा में लिखी गई थी, उन्होंने बड़ी साफ साफ कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया बहुत गलत हुआ जो बंगाल में हुआ था। और मिलॉर्ड अगर ये कहने लगे कि 27 लाख लोग इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो फिर उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए कि इतिहास सबका लिखा जोखा लिखता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं राजीव राय। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से एटीट्यूड बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का रहा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ करना चाहता हूं। मेरा अवमानना करने का, लेकिन चाहे तो केस कर सकते हैं कि बहुत निराश किया। मिलार्ड अगर कहे कि 27 लाख लोग इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? डालते रहो, डेट डालते रहो, और चुनाव हो जाए, सरकार बदल जाए, डकैती हो जाए, तो मुझे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा मिलार्ड से, जो वहां बैठे हो, देश की उम्मीद हो, देश का भरोसा हो, उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए कभी आत्मचिंतन और मनन करना। इतिहास में सबका नाम लिखा जाता है, सबका नाम लिखा जाता है। 27 लाख वोट कट गए और आप बोलेगा अगली बार दे देना। एडवोकेट का कोई फैसला ना है। जीत और हार तो लोकतंत्र में एक वोट से भी होती है ना। ये बात बड़ी खुल के कह दी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बंगाल के इलेक्शन में एसआईआर के बाद फिर उनको एक बार फिर मौका अपने वोट की वैधता साबित करने का दिया गया था। अब चुनाव नजदीक आ गया था, वो ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, ट्राइब्यूनल के फैसले देरी से आ रहे थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव तो अपनी तिथि पे ही होगा, जितने फैसले हो जाएंगे, फिर जितने ही नहीं हो पाएंगे वो बाद में फैसले हों, फिर वो अगले इलेक्शन में वोट डालें, तो उसका वो हवाला दे रहे थे। अच्छा, महाराष्ट्र की पार्टियां ये बार बार कहती रहती हैं कि हमारी पार्टियां टूट गई, शिवसेना की शिवसेना यूबीटी और शिवसेना हो गई, और उस बात को 4 साल हो गए और आज तक उस बात का फैसला ही नहीं आया कि वो पार्टी टूटना और नई पार्टी बनना, वो सिंबल चला जाना, ये ठीक भी था कि नहीं था। उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार भी आ गई। तो ये बातें पार्टियां पहली बार नहीं कह रही हैं, इस बार थोड़ा जोर से कह रही हैं। अब इसका क्या असर होगा आप बताएंगे, क्योंकि आप तो बंगाल वाले विषय पर आप काफ़ी वोकल रहे हैं। ये सवाल तो मतलब
उठता ही रहा, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, जो 27 लाख वोटर्स का सवाल है। और इसमें इस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लिखा गया, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह शायद ये रही कि जो बाद में SIR हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपरविजन में जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दी, इसलिए ये गेंद वहाँ से वहाँ पर उस पाले में आ गई। एक बड़ी वजह ये रही, और दूसरी बड़ी वजह रही 27 लाख वोटर्स को जिनको वोट देने का मौका नहीं मिला। तो दोनों बातें हैं। अब मेरा सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट तो इशू सेटल कर चुका है ना कि SIR वैधानिक है, इसी को अधिकार है, और ये 27 लाख वाली बात तो है, इससे सेटल थोड़ी होते हैं इशू। और कौन सेटल करेगा? नहीं, सेटल विवाद तो चलता रहता है ना। सेटल का मतलब हो गया कि भाई चुनाव हो गए, उसकी मान्यता हो गई, वैधता हो गई, वो वहां तक ठीक है, लेकिन उस पर आपकी असहमति तो बनी ही रह सकती है, और उसकी लड़ाई आगे। अब चुनाव हो गया, उस पर तो कोई जा नहीं रहा कि भाई इस सरकार को खारिज कर दो या इन चुनावों को खारिज कर दो। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील कैसे हो सकती है? तरीका है बात करने का, लिखने का। सौरभ, बहुत सीधी बात है कि आप कान सीधे नहीं पकड़ रहे हैं। आप सीधे कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ या सरकार के साथ नेक्सस है, वो विपक्ष की चीज़ों को ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष के जेन्युइन बात को भी, अब जेन्युइन हो या नहीं हो, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा ऑपोजिशन कहना चाहता है, ऑपोजिशन यही कहना चाहता है, बहुत साफ साफ ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। पहले भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि भाई आप कोर्ट से उम्मीद मत करना, कोर्ट से कोई उम्मीद है। कपिल सिब्बल का एक भाषण है, बहुत जोरदार भाषण है वो। अब जरा देखिए, इसी को देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के तो जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए, जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी और इस सबके, कपिल सिब्बल के बहुत करीबी जिनके बारे में कहा जाता था, वो भी चीफ जस्टिस होकर के आए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने के लिए बेल पर बुला लिया था कैंपेन करने के लिए। उस समय भी सवाल उठे थे। इसी चीफ जस्टिस को आप क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों इतना बंगाल पर आते हैं, 27 लाख पर क्यों स्थिति ऐसी आई? 70 लाख पर तो कोई भी आधा आदमी बात नहीं कर रहा है। जो 70 लाख पहले घुसपैठिए वोट दिया, घुसपैठिए या जो मर गए हों या इधर उधर चले गए हों जो वोट, उन वोटों पर तो कोई बात नहीं करता है। एक भी किसी ने जाकर के ये नहीं किया है। दूसरी बात, इस 27 लाख पर भी देर क्यों हुई? क्योंकि जब आपसे इलेक्शन कमीशन बंगाल सरकार से अधिकारी मांग रहा था, जिस लेवल का अधिकारी मांग रहा था, वो आप देने से मना कर दिया। उनका कहना ये अपील पेंडिंग थी, आपने इतने लाख लोगों की अपील सुने बिना जो है इलेक्शन करवा दिया। लेकिन मजेदार बात देखिए, SIR को लेकर ही चिट्ठियां लिखी जा रही हैं चीफ जस्टिस को, और SIR शुरू हो रहा है और प्रदेशों के अंदर, कर्नाटक में शुरू हो रहा है। अब वहां DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। DK शिव कुमार ने बाकायदा अपील भी की है और एक तरीके की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा सबके सब लोग, सारे वोटर अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, एनुमरेशन फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आपका वोट नहीं बनेगा तो आपको राज्य की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। सब लोग अपना फॉर्म भरिए, सब लोग SIR में शामिल हुए। ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कह रहा है। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government. So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which has been provided to you. So, right to vote is right to live. Within 30 days, you have to fill the forms. Either maybe 5 guarantees or. अब इसको कल से ऐसे देखने वाले भी मिल रहे हैं कि भाई ये तो पैरवी कर रहे हैं SIR की। दोनों एक ही बात है, इनकी पार्टी जो चिट्ठी लिख रही है और जो DK शिव कुमार के नहीं, अलग अलग है। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर एक तरह से कहें कि भाषा वही है डराने वाली। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर ये बोल रहे हैं तो उनको जरा संविधान का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात करनी चाहिए। SIR में आप शामिल हों या ना हो, उससे सरकारी योजनाओं से कोई लेना देना आज की तारीख तक नहीं है, किसी प्रदेश में, ठीक, देश में या किसी योजना के साथ। कल को अगर वो मैंडेटरी कर दिया, कल को मान लीजिए कि एक अध्यादेश आ जाए, उसमें लिख दिया जाए कि भाई SIR में वोटर लिस्ट में जो जो नाम नहीं होंगे उनको कोई योजना नहीं मिलेगी,
तब वो हो सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अवेयरनेस का कोई और तरीका, कोई और शब्दावली इस्तेमाल करते, उपयोग करते तो बेहतर होता। लेकिन एक चीज तो देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी ये अपील करनी पड़ी कि भैया सब लोग SIR करो, सब लोग उसमें शामिल हो, और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतदाता के ऊपर। ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं वहां की चुनाव आयोग कराए, मतदाता की जिम्मेदारी अपना वोट बनाए। समीर जी, अब ये मुद्दा क्या हर इलेक्शन में आता रहेगा बार बार इसका कभी डाई डाउन नहीं होने वाला? नहीं, मुझे लगता है इसका तो पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जनता का मैंडेट आ जाए, उसके बाद विपक्ष उस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आने दीजिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर के चुनाव आने दीजिए, अभी राहुल गांधी शुरू हो जाएंगे। एक अंतर है ना सर, बंगाल में तो चुनाव तक चल रहा था ऐसा, यार अब यूपी वगैरह में तो हो गया, नहीं हो गया, लेकिन अभी इसके बाद भी चलेगा ना। अभी कर्नाटका में शुरू हो गया है, उसको उत्तर प्रदेश में जोड़ेंगे। अखिलेश यादव कहेंगे कि हमारे लोगों के वोटर कार्ड दिया, कितने लोगों के नाम कटे, हमारे ज्यादा उसके अंदर वोटर कार्ड गए। चुनाव हारेंगे तो SIR के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि हमारे लोगों के वोट कार्ड दिए गए थे, हमारे लोगों को वोट करने नहीं देगा, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, लोगों को वोटिंग नहीं करने दी, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये तमाम तरह की चीजें तो चुनाव के समय शुरू होगी। विपक्ष इसे ईमानदारी से स्वीकार करने की स्थिति में आएगा नहीं कि भाई जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। जहां जीत जाते हो वहां आपत्ति नहीं है। कर्नाटका में आप जीत गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अभी अगर पंजाब में जीतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको।